हेलो गाइस, आज हम 10th फेब का द हिंदू एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि 8th फेब, कुछ बच्चों का क्वेश्चन का था कि 8th फेब का बैकलॉग कब होगा। वो धीरे धीरे मैं साथ साथ में निपटा दूंगी। ठीक है, एंड बहुत बच्चे कह रहे थे कि आप सेम डे पे क्यों नहीं करते हो। अब बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं निकल पा रहा है तो मैं पिछले वाले दिन का ही करूंगी। ठीक है, अब ऐसा ही चलने वाला है। बीरेन क्विट्स एज मणिपुर सीएम आफ्टर मीटिंग शाह। अमित शाह कौन है? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ठीक है ना। और जो बीरेन है, ठीक है ना, वो कौन थे? सीएम ऑफ मणिपुर। अब सीएम ऑफ मणिपुर में क्यों क्विट किया? यहाँ पर इश्यूज क्या चल रहे हैं, हम इश्यूज समझेंगे। देखिए, यहाँ पर जो वन मेजर इशू हुआ वो हुए राइट्स। ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं पता है मणिपुर राइट्स के बारे में तो ये आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मणिपुर के अंदर राइट्स हुए थे 2023 के अंदर। अब राइट्स क्यों हुए यहाँ पर? राइट्स हुए बिकॉज ऑफ टू कम्युनिटीज। तो यहाँ पे दो कम्युनिटीज हैं, एक कुकी चिन कुकी जोबी जिसको बोलते हैं, और एक है मेती कम्युनिटी। ठीक है, मेती कम्युनिटी। तो अब ये जो कम्युनिटीज हैं, ठीक है, इसके अंदर से जो कुकी चिन कम्युनिटी है वो एसटी है, दैट इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, दे आर शेड्यूल्ड ट्राइब। और क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, ठीक है, तो उनको रिजर्वेशन मिलती है। ठीक है, जो हिली एरिया ऑफ मणिपुर है, हिली एरिया ऑफ मणिपुर है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब ही लैंड खरीद सकते हैं, और इसी वजह से वहाँ पर कुकी चिन कम्युनिटी ही लैंड खरीद सकती है। जो मेती कम्युनिटी है, दे वांट टू बी शेड्यूल ट्राइब, want to be scheduled tribe, they want to get added to scheduled tribe community, but जो कुकी चिन कम्युनिटी है, मेती कम्युनिटी से शेड्यूल ट्राइब बनना चाहती है, they don't want मेती टू बिकम शेड्यूल ट्राइब। वो नहीं चाहते कि शेड्यूल ट्राइब बने मेती। अब मेती क्या कह रहे हैं कि देखो यार, मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ऑफ मणिपुर इज हिली एरिया। ठीक है ना, जहाँ पर हम लैंड नहीं खरीद सकते ये लोग खरीद सकते हैं। ठीक है ना, जबकि हम भी मणिपुर के ही हैं, ये तो गलत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम इनको ऐड नहीं होने देंगे एसटी कम्युनिटी में, तो इनके आपस में लड़ाई हो गई, तो वहाँ पर राइट्स हो गए, झगड़े हो गए, जो अभी तक नहीं संभल पा रहे हैं। कुछ ना कुछ वहाँ पर होता रहता है। पिछले महीनों में सीएम के घर पे अटैक हुए, बहुत सारे अटैक्स वगैरह चलते रहे। तो अब फाइनली जो बीरेन है, ठीक है ना, बीरेन क्विट्स एज मणिपुर सीएम। ये भी कहा जा रहा है कि बीरेन जो है उन्होंने मेती कम्युनिटी की थोड़ी साइड ली है, किसी की साइड ली है राइट्स के अंदर। अब देखो किसकी साइड ली है, कुछ मिला भी है ऑडियो वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर मणिपुर सीएम जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है इसी के चलते। तो यहाँ पर मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह रिजाइंड। ठीक है ना, एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ही हैज रिजाइंड। ठीक है, अब यहाँ पर मिस्टर सिंह हु वाज समन्ड टू द नेशनल कैपिटल, अमित शाह ने उनको बुलाया, अमित शाह ने उनके साथ एक मीटिंग करी और उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, गवर्नर को रेजिग्नेशन दिया है। ठीक है ना, रिजाइंड, गवर्नर को रेजिग्नेशन दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीएम रिजाइन करते हैं वो किसको रेजिग्नेशन देते हैं? गवर्नर को रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है। अब देखो, नया सीएम होता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है, क्या होता है मणिपुर के अंदर, बट मणिपुर का रीजन जो है वो यही है कि मणिपुर में राइट्स हुए थे 2023 में, कुकी चिन और मेती कम्युनिटी के बीच में ये राइट्स हुए थे। और शेड्यूल ट्राइब कुकी चिन ऑलरेडी है, शेड्यूल ट्राइब मेती बनना चाहते हैं, कुकी चिन नहीं चाहती कि वो बने, और यही मेजर रीजन बना लड़ाई का। ठीक है, अब यहाँ पर ऑन अ विंडी आफ्टरनून, देखिए यहाँ पर ये वाला जो है ये PYQ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो नए, ठीक है, ऑन अ विंडी आफ्टरनून, ठीक है, ठीक है, जो नए न्यू चीताज जो हैं, न्यू चीता, न्यू चीता कहाँ पर आने वाले हैं? नए चीता जो है वो कहाँ पर आएंगे? दे आर गोइंग टू कम एट गांधी सागर। कहाँ पर रखा जाएगा उनको? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश MP के अंदर उनको रखा जाएगा। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ है। चीताज जो हैं पहले भी आए हैं, अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो साउथ अफ्रीका और नमीबिया से हम चीताज लेकर आए हैं। ठीक है ना, पहले जितने भी चीताज आए हैं, अर्लियर जितने भी आए हैं, उनको कहाँ पर रखा गया? उनको कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। और ये क्वेश्चन कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये क्वेश्चन कि चीता को कहाँ पर रखा गया है, ये बार बार एग्जाम्स में आया है। तो इसी के चलते नए चीता कहाँ पे रखे जाएंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP में है, दैट इज मध्य प्रदेश, राइट।
उसके बाद आगे चलेंगे। द आउटकम ऑफ दिल्ली असेंबली इलेक्शंस इज लेस। अब यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि जो आप जो हारी, ठीक है, दिल्ली के अंदर और बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनी है वो क्यों क्यों ऐसा हुआ। तो ये बहुत ही ओपिनियन वाला फॉर्मेट है। बट यहाँ पे हमें जो एक चीज़ क्वेश्चन में शायद आ जाए, 26 ईयर्स बाद बीजेपी दिल्ली में वापस पावर में आई है, आप 2013 में पहली बार पावर में आई थी, ठीक है, ये दो चीज़ें शायद आ सकती हैं बट बहुत कम चांसेस हैं। सीएम ऑफ दिल्ली इज नो मोर अरविंद केजरीवाल। अब ये चेंज होंगे, देखते हैं कौन बनते हैं। अब आगे चलेंगे तो बजट 2025-2026 अनाउंसमेंट सुजेस्ट अ पोटेंशियल बोनांजा फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ हम जाने वाले हैं, ठीक है ना। और हमने एम सेट कर लिया कि हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने वाले हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, न्यूक्लियर जो है, अब हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया कह रहा है कि ठीक है हम थोड़ी क्या बहुत सारी क्लीन एनर्जी बनाएंगे। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीन एनर्जी? क्लीन एनर्जी वो एनर्जी है जहाँ पर लेस पॉल्यूशन होता है, लेस और नो पॉल्यूशन वाली जो एनर्जी है, वो सिस्टम जहाँ से लेस या नो पॉल्यूशन हो, उसको हम क्लीन एनर्जी सोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्लीन एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं? विंड है, सोलर है, वाटर है, ये सारे क्या हैं? दे आर क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अब न्यूक्लियर जो है वो डाउटफुल में है कि ये क्लीन है या नहीं है, बट हाँ फिर भी बेटर देन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये बहुत डेंजरस है, ठीक है ना। क्लीन के अलावा वन मोर थिंग इज इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, कि अगर लीक हो गया, अगर रेडिएशंस लीक हो गए, ठीक है, यूरेनियम वाला जो कंटेंट है वो लीक हो गया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जापान है, रशिया है। तो यहाँ पर अब ये कह रहे हैं कि अब हम बड़े प्लांट्स नहीं बनाएंगे, हम न्यूक्लियर बनाएंगे, हम छोटे न्यूक्लियर बनाएंगे, जिसको ये क्या बोल रहा है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बोल रहे हैं। और गोल ऑफ रेडिंग 5 सच रिएक्टर्स बाय 2033 तक 5 रिएक्टर्स को रेडी करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, यस ये मैं यहाँ पर छोटा करके रख रही हूँ, इन केस आपको ये नोट करना हो तो आप नोट कर पाएंगे, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है, मैंने इसके ऊपर ही लगा दिया, ये गलत हो गया, चलो ये हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो नेक्स्ट चीज़ लिखेंगे वो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में। क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, उनको क्या बुला रहे हैं? ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। क्या बुला रहे हैं? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। और गोल क्या है? गोल ऑफ रेडिंग 5 such reactors by 2033। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कब तक? 2033 तक ये कह रहे हैं, थोड़ा ब्राइट कलर यूज करते हैं, 2033 तक कह रहे हैं ये कि क्या कर देंगे 2033 तक, कि हम 5 रिएक्टर्स जो हैं वो रेडी कर देंगे। कितने रिएक्टर्स? 5 रिएक्टर्स 2033 तक रेडी कर देंगे। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स मतलब स्मॉलर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली जगहें ये एक्टिव कर देंगे। अनदर मेजर इनिशिएटिव इज द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड इंक्लूडिंग इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी expected expenditure. This substantial allocation is expected to benefit startups and sunrise sectors through these remain undefined. अब इसमें हमें कुछ भी नोट करने वाला नहीं है, हमको ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स वाला जो एम है ये पता होना चाहिए। ये मैंने बजट सेशन में भी लिखवाया था। एरो इंडिया 2025, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, एरो इंडिया 2025। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा, जो आ सकता है, वो ये आ सकता है कि ये कहाँ पर हुआ, ठीक है ना। तो ये हुआ इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन येला हैंका। हैंकी से याद करते हैं, येले हैंकी, येले हैंका, ठीक है ना, इन बेंगलुरु, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी एविएशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, फाइटर प्लेन, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। एज इट इज़ द 15th एडिशन, ये 15th एडिशन है, ठीक है ना। और इसकी थीम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है इसकी द रनवे टू अ बिलियन, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे इनमें से एक चीज आने के बहुत बहुत चांसेस हैं, कि कहाँ पर हुआ, कौन सा एडिशन था,
और थीम क्या थी। ये तो बेसिक क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फाइटर प्लेन्स आए हुए हैं, देखो रशिया के, ठीक है ना, 2 वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस फाइटर जेट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या फीचर करता है, फीचर 2 ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स। कौन कौन से थे वो, एक तो है रशिया Su-37, अमेरिकन F-35, ठीक है ना, रशिया Su-37, अमेरिकन F-35। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये किसके फाइटर जेट्स हैं, रशिया का Su-37 है, अमेरिका का F-35 है, और ये वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस फाइटर जेट्स हैं जो वहाँ पर उड़ रहे हैं, उड़ाकर वहाँ पे दिखाया गया है। और इंडिया क्या शोकेस कर रहा है, इंडिया विल शोकेस a model of its fifth generation aircraft, a model of its fifth generation aircraft, that is AMCA, that is Advanced Medium Combat Aircraft, ठीक है ना। इंडिया इसका मॉडल शो करेगा 5th जनरेशन वाले का। द इंडिजीनियस डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्विन इंजन 5th जनरेशन स्लेट फाइटर एयरक्राफ्ट विद 75% डोमेस्टिक कंटेंट। क्या है इसके अंदर, सबसे इसकी खासियत बात क्या है, 75% डोमेस्टिक कंटेंट है, ठीक है ना। विल प्रोपेल इंडिया इनटू अ सेलेक्ट लीग ऑफ नेशंस हैविंग द कैपेसिटी टू मेक देयर ओन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। तो हम ऐसे नेशन बन सकते हैं जो कि हम अपना खुद का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। दिस इवेंट विल शोकेस पायनिंग एडवांसमेंट फ्रॉम इंडियन स्टार्टअप। आईडेक्स भी होगा यहाँ पर। आईडेक्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है ना। ये क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है, मंथन, बेंगलुरु इज मंथन अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म। अनदर मोस्ट एंटिसिपेटेड सेगमेंट विल बी बेंगलुरु इज मंथन अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म टू प्रमोट स्टार्टअप एंड इनोवेशन इन द एरोस्पेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंथन क्या है, मंथन क्या है, इज अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म टू प्रमोट startups and innovation in aerospace and defense sectors, ठीक है ना। डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप्स को और इनोवेशन को इन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स को। डिफेंस और एरोस्पेस के जो सेक्टर्स हैं उन स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए मंथन स्टार्ट किया गया है। तो दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इन अर्ली जनवरी इंडिया एक्सेप्टेड फ्रांस इन्विटेशन टू कोचेयर AI एक्शन समिट। तो यहाँ पर AI एक्शन समिट हो रही है, ठीक है। कहाँ पर हो रही है इस बारी, वो फ्रांस में हो रही है, और इंडिया जो है इस चीज़ को को चेयर कर रहा है। क्या कर रहा है, इंडिया को चेयर कर रहा है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडिया एक्सेप्टेड फ्रांस इंडिपेंडेंस, फ्रांस इन्विटेशन टू को चेयर द समिट। तो ये समिट कहाँ पर हो रही है, पेरिस में हो रही है। कहाँ पर हो रही है, पेरिस में हो रही है, ठीक है। दिस समिट विल बी द थर्ड ऑफ इट्स काइंड। ये थर्ड समिट है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड समिट है ये। इससे पहले जो सबसे पहली समिट हुई वो कहाँ पर हुई, यूके में हुई, ठीक है ना। यूके में हुई 2023 के अंदर। उसके बाद साउथ कोरिया में हुई 2024 के अंदर, और 2025 में ये कहाँ पर हो रही है, पेरिस में हो रही है। और AI, आई होप यू नो, अगर नहीं पता तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्टैंड करता है। किसके लिए स्टैंड करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है ना।
अब यहाँ पर उसके बाद क्या, इन एडिशन टू AI सेफ्टी द एजेंडा टू पेरिस इज टू फोकस ऑन इनोवेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, AI फ्यूचर ऑफ वर्क, AI गवर्नेंस इश्यूज, presenting India an opportunity to continue its global engagement on AI safety and also amplify the voice of। तो यहाँ पर AI safety इन सब चीज़ों के बारे में बात होने वाली है और इंडिया इसको को चेयर कर रहा है। ये कहाँ पर हो रही है, पेरिस में हो रही है। The first meeting was held at Bletchley Park, focusing on safety of frontier AI models, the emerging risk of AI, launched the UK AI Safety Institute। तो फर्स्ट के अंदर जो यहाँ पर समिट हुई, यहाँ पे इन्होंने क्या लॉन्च करा, लॉन्च्ड द UK AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो AISI जो है वो लॉन्च हो गया, ठीक है। द सेकेंड मीटिंग इन सियोल एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ कॉन्वर्सेशन टू मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे बता रहे हैं नेटवर्क ऑफ ASIs, ठीक है, AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट बना, तो नेटवर्क ऑफ ASI विद कंट्रीज ब्लॉक सच एज सो एंड सो एंड। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लॉन्च UK AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट लॉन्च हुआ यहाँ पर, सेकंड समिट यहाँ पर हुई और थर्ड ये हो रही है जो इंडिया को होस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये समिट कहाँ पर हुई है। एंड AI की मल्टीपल समिट्स होते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो प्लीज़ ये एक्शन समिट है तो याद रखनी है। कोई भी एरी गैरी समिट हो जाएगी फिर मेरे से लड़ने आओगे कि नहीं आंसर ये है, भाई AI एक्शन समिट जो है वो याद रखना है, एनी AI समिट नहीं बोल रहे हैं ये, ठीक है। आफ्टर डिमोलिशन ऑफ मुजीब्स हाउस फोकस शिफ्ट्स टू पार्टी लॉन्च ऑफ स्टूडेंट एक्टिविस्ट। अब बांग्लादेश में क्या हुआ पता है तुम लोगों को, बांग्लादेश की स्टोरी जो है, देखो वहां पर PM कौन थी, शेख हसीना, ठीक है ना। शेख हसीना वाज दिस PM, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट फिर उसके बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट होगी विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन, रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई, चीज़ें इधर उधर हुई, शेख हसीना को भागकर इंडिया आना पड़ा। यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं इस इंटरिम गवर्नमेंट को। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी गवर्नमेंट, ठीक है, टेम्परेरी गवर्नमेंट, तो मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है, ठीक है, अब वहाँ पे जो उनका घर था, ठीक है ना, मुजीबुर रहमान का जो कि फाउंडर ऑफ बांग्लादेश भी जिनको कहते हैं, जिनकी बेटी है शेख हसीना, वो घर डिमोलिश कर दिया गया है। तो लिखेंगे डिमोलिशन ऑफ हिस्टोरिक 32 धानमोंडी ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ बांग्लादेश, फाउंडर मुजीबुर रहमान। That represented the birth of Bangladesh in 1971। तो बर्थ ऑफ बांग्लादेश जो हुआ 1971 में, वो रिप्रेजेंट करता था ये धानमोंडी ऑफिशियल रेजिडेंस, जो बांग्लादेश के फाउंडर का घर था, मतलब पिता ऑफ शेख हसीना के घर था, उसको तोड़ दिया गया है, अब डिमोलिश कर दिया गया है, ठीक है ना। और अब यहाँ पर ये क्या, स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात हो रही है बांग्लादेश में। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो घर है 32 धानमोंडी ऑफिशियल रेजिडेंट, ये किसका ऑफिशियल रेजिडेंट था, मुजीबुर रहमान, हु इज द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश एंड दिस रिप्रेजेंटेड द बर्थ ऑफ बांग्लादेश इन 1971। उसको डिमोलिश कर दिया है। नॉर्थ कोरिया किम स्लैम्स पार्टनरशिप बिटवीन US एंड साउथ कोरिया एंड जापान। तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने बोला कि हाँ साउथ कोरिया, जापान और US जो है वो एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। सेड एन एलिवेटेड US सिक्योरिटी पार्टनरशिप with South Korea and Japan poses a grave threat to his country and vote to bolster his nuclear weapons program. Kim has previously made similar warnings, but his remark implies again he won't embrace Trump's overture to meet him, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली जो जापान, साउथ कोरिया और USA हैं वो एक साथ तो आए हैं, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया बिल्कुल नहीं ले सकता क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन साउथ कोरिया है। तो यहाँ पर अब देखते, पहले तो इसकी और ट्रम्प की बहुत बनती थी, हग वगैरह करते थे, मिलने जाते थे, ठीक है ना। तो अब क्या होता है ये भी कुछ नहीं कह सकते,
ठीक है ना, कि पिछले बार का जो काम है वो अभी काम आएगा या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म है जिसका मीनिंग आपको लिखना चाहिए, ओवरच्योर। ओवरच्योर इज एन एक्ट ऑफ बीइंग फ्रेंडली टुवर्ड्स समवन, फ्रेंडली, बीइंग फ्रेंडली टुवर्ड्स समवन। ठीक है, ओवरच्योर का मतलब ये होता है। उसके बाद नमीबियाज फाउंडिंग फादर सैम नुजोमा, सैम नुजोमा जो है, हु लेड हिज कंट्रीज फ्लाइट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका, डाइड ऑन सैटरडे। तो नमीबिया के फाउंडिंग फादर डाइड, नमीबियाज फाउंडिंग फादर सैम सैम नुजोमा died, who led his country's fight for independence from South Africa, died at the age of 95. The presidency announced Nujoma has been hospitalized over the past 3 weeks illness. So he led his country's fight for independence from साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से उन्होंने लड़ाई लड़ी अपनी नमीबिया कंट्री को आज़ाद करवाने के लिए, सैम न्योमा में ने। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। इन अ फर्स्ट चीफ्स ऑफ एयरफोर्स एंड आर्मी फ्लाई टुगेदर, तो ये हिस्ट्री हो गई। ठीक है ना, चीफ्स ऑफ लिखेंगे, चीफ्स ऑफ एयरफोर्स, एक मिनट पेन थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, चीफ्स ऑफ एयरफोर्स एंड आर्मी fly together in light combat aircraft Tejas। ठीक है ना, created history। now this created history। ठीक है ना, तो कौन कौन के गए, एयर चीफ मार्शल AP सिंह and Chief of Army Staff General उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है ना, दे क्रिएटेड हिस्ट्री। तेजस एरोस्पेस में उड़ाया इन्होंने, एरो इंडिया 2025 में उड़ाया। ठीक है ना, ये दोनों क्लासमेट्स और साथ में पढ़े हैं, तो ये हिस्ट्री हो गई कि ऐसे उड़ाया पहली बार चीफ ऑफ एयरफोर्स और आर्मी ने। ठीक है, उसके बाद 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट, द एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे यूएसए के जो आए हुए हैं वो बताया हुआ, और F-35 की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। ठीक है ना, F-16 भी आया हुआ है यूएसए का, एरो इंडिया 2025 में बेंगलुरु में, जो कि 15th एडिशन है। क्वेश्चन मेरा अब आपसे ये है कि इस शो की थीम क्या है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस शो, एरोस्पेस इंडिया की थीम क्या है, थीम क्या है, एरो इंडिया की, एरोस्पेस इंडिया नहीं, एरो इंडिया 2025 की थीम क्या है, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद प्लान टू अमेंड न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ में इंथूज क्रिएट इंथुजियाज्म अमंग अमेरिकन एंड फ्रेंच फर्म्स। तो अभी क्या है, न्यूक्लियर जो है हमारे साथ कोई क्यों नहीं पार्टनरशिप करना चाहता न्यूक्लियर से रिलेटेड, क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर हम कहते हैं कि जो सप्लायर है हम उसको ही कहते हैं कि ही इज़ गोइंग टू बी लाइबल अगर कुछ भी गलत मलत हो जाता है, बट सप्लायर कहता है मैं क्यों लाइबल हूँगा, जो चला रहा है वो लाइबल होगा। तो अब अमेंडमेंट हो सकती है। ठीक है ना, प्लानिंग चल रही है, प्लान टू अमेंड न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ। क्या कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग टू अमेंड द न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ। तो न्यूक्लियर लाइबिलिटी जो लॉ है वो क्या है, अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू पेरिस एंड वॉशिंगटन फ्रॉम मंडे, द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंसमेंट इट वुड अमेंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर damages Act 2010 and Atomic Energy Act
1962, इन दोनों को अमेंड करना है, इज लाइकली टू इंथुजियाज, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियर कंपनीज हैव डील डॉक ड्यू टू लीगल कंसर्न्स फॉर मोर देन 15 ईयर्स, ठीक है, हमारे साथ नहीं काम करना चाहते बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ऑफ द इश्यूज की वो लाइबल हो सकते हैं। तो यू टर्न ले रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये एनडीए ऑपोजिशन में बैठी थी, ये बीजेपी की सरकार, जब इन्होंने कहा था कि आप ये करो कि देश जो सप्लायर है वो लायबल होगा, ना कि जो चला रहा है वो लायबल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर the announcement, which marked sharp U-turn from the government's position in 2015, was made in budget speech on Feb 1. In particular, it is meant to help progress the Electricide de France MOU to build 6 EPR 1650 reactors at Jodhpur in Maharashtra that was signed in 2009, and American Westinghouse Electric Company's MOU signed in 2012 to build. अब इससे क्या हेल्प होगी, बहुत ही इंस्टेंट हेल्प होगी। दिस इज मेंट टू लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, दिस इज मेंट टू हेल्प प्रोग्रेस इलेक्ट्रिसाइड दे फ्रांस EDF MOU to build 6 EPR 1650 reactors to Jodhpur in Maharashtra that was signed in 2009, ठीक है ना, and American Westinghouse Electric Companies, that is WEC MOU signed in 2012 to build 6 AP1000 reactors at Kovada in आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो ये इस वाले चीज़ में हेल्प करेगा। अब हमें याद रखना है कि जोधपुर महाराष्ट्र में है और यहाँ पर कौन सी कंपनी काम करी है, फ्रांस की कंपनी काम करी है। 2009 में हमने साइन करा कॉन्ट्रैक्ट, 2012 में अमेरिकन कंपनी से साइन करा फॉर कोवाड़ा के रिएक्टर्स, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, हमें एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए बाय 2047, 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए 2047, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, वेस्टर्न न्यूक्लियर पावर कंपनीज हैव हाउएवर सेड क्लॉजेस इन द CLNDA आर अनएक्सेप्टेबल एज दे मैंडेट, ठीक है ना। क्लॉजेस इन CLNDA are unacceptable as they mandate a high degree of liability of for suppliers, जो सप्लाई कर रहे हैं उनकी लाइबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। एंड कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है किसको, एंड कॉन्ट्राडिक्ट द इंटरनेशनल कन्वेंशन for supplementary compensation for nuclear damage, CSC, ठीक है, which focuses only on liability of operators of the plant, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा लॉ है वो किसको लायबल डिक्लेयर करता है, सप्लायर्स को लायबिलिटी ज़्यादा है, बट जो यहाँ पर इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज है, ठीक है ना, उसके अंदर कौन लायबल है, लायबिलिटी ऑफ ऑपरेटर्स इज मोर, लायबिलिटी ऑफ ऑपरेटर्स ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। Who is liable? Operators of the plant. It is the liability of the operators of the plant,
ठीक है ना। द क्लॉजेस वर इंसर्टेड इन 2012 फॉलोइंग हीटेड डिबेटेड। अब वो ये कह रहे हैं कि एनडीए ने ही, जो ऑपोजिशन में बैठे, जो आज पावर में, उन्होंने ये करवाया। क्यों करवाया था तब ये? क्योंकि बिकॉज ऑफ द यूनियन कार्बाइड जो हुआ, यूनियन कार्बाइड बाहर की कंपनी थी, भोपाल गैस लीक हो गया, वो भाग गए थे। भोपाल गैस लीक केस की वजह से कि बाहर वाले जो है वो भाग जाते हैं, ठीक है ना। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट वाली ट्रेजेडी कब हुई थी? फुकुशिमा न्यूक्लियर लीक कब हुआ था? इन जापान इन 2011। तो इसमें वो कहते हैं सप्लायर की ज़्यादा गलती है, ठीक है ना। बट अब वो कह रहे हैं कि सप्लायर फिर सप्लाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, तो ऑपरेटर की ही गलती माननी पड़ेगी। अब ये जो है लॉ कह रहे हैं कि अमेंड होगा, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात होने लग गई है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात है ये। अब रैट होल माइनिंग जो है एनजीटी ने 2014 में बैन कर दी थी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक पार्टी, मेघालय में इलेक्शंस होने वाले हैं, और रैट होल माइनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बट इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है रैट होल कोल माइनिंग, क्योंकि ऐसे ऐसी सी छोटी छोटी सी मोरियाँ बनाई जाती हैं, होल्स बनाए जाते हैं, जिससे कि इंसान अंदर जाता है और बहुत टाइम फंस जाता है, मर जाता है। बट ये बहुत ही सस्ता और किफ़ायती तरीका है कोल निकालने का। बट ये बैन कर दिया था एनजीटी ने 2014 में, नॉट 15, 2014 में बैन कर दिया था। किसने? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने। अब वहाँ पर इलेक्शंस आने वाले हैं और एक पार्टी कह रही है कि हम ना रैट होल माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम कवर्ड हैं 371 आर्टिकल में। अब 371 आर्टिकल जो है वो स्पेशल पावर्स ग्रांट करता है स्टेट को जहाँ पर ट्राइबल्स हैं। तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि एनजीटी भी हमें रैट होल माइनिंग करने से नहीं रोक सकती है। तो आपकी क्या ओपिनियन, क्या ऐसा वाली चीज़ जिसमें ह्यूमन का ही मरना वो है, तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये वाली चीज़ हो रही है। सो गाइज, अगर आपको कुछ भी बाय करना है Plogery.in पर जा सकते हैं। मॉक टेस्ट जो है एमएचसीटी के मैंने अपडेट कर दिए हैं फॉर बोथ 3 years एंड 5 years। सीयूटी यूजी पीजी के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। जामिया के, जेएमआई, एएमयू के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। पंजाब यूनिवर्सिटी, टीएस लॉ, सीईटी, इन सब के मॉक टेस्ट जो हैं दे आर अवेलेबल। एनएलसैट का आंसर राइटिंग कोर्स अवेलेबल है। एंड उसके साथ ही आपके जो वन शॉट्स हैं, जो कंपेडियम्स हैं वीडियो लेक्चर्स के, ठीक है, वो जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 के तो अवेलेबल हैं ही हैं। आपका जनवरी 2025 का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी डल चुका है। ये सारे लिंक्स आपको Plogery.in पर मिल जाएंगे। बंडल्स भी अवेलेबल है जिन पर बहुत मोटा ही डिस्काउंट मिल जाता है आपको, वो भी आप बाय कर सकते हो Plogery.in से। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड यस, कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। एंड जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि जो एरो इंडिया 2025 हो रहा है, जो कि बेंगलुरु में हो रहा है, उसकी थीम क्या है? जल्दी से बता दो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे पता चल जाएगा तुम्हें कितना याद हो रहा है कितना नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।